हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आप सबका पीएस एडुकेयर हब पे स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं दक्षिण भारत के इतिहास का तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 500 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच के समय काल में राजवंशों को पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि 500 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच जो 6 राजवंश यानी कि संगम काल के बाद जो 6 राजवंश उभर के आते हैं, उसमें से 3 राजवंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने पल्लव के बारे में पढ़ा, बतापी के चालुक्य के बारे में पढ़ा, बेगी के चालुक्य के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे और चुल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वह चुल साम्राज्य होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, मैप से समझने का कोशिश करते हैं। आपको फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में पल्लव राजवंश को पढ़ा दिया है, बेंगी के चालुक्य को पढ़ा दिया है और बतापी के चालुक्य को पढ़ा दिया है। फ्रेंड्स अब आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। अब देखते हैं यह राष्ट्रकूट जो राजवंश हुआ वह उभरा कहाँ, तो बतापी के चालुक्य यानी कि यह बतापी आधुनिक आज का कर्नाटक जो है, कर्नाटक में ही यह बतापी चालुक्य साम्राज्य था। इसी के अधीन ये लोग राष्ट्रकूट लोग काम करते थे और बतापी के चालुक्य के पतन के बाद ही राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। यानी कि फ्रेंड्स जो बतापी का चालुक्य था कर्नाटक में, उसी के अधीन काम करते थे कौन, राष्ट्रकूट लोग काम करते थे और इनका पतन हुआ। यही लोग क्या किए, डिफीट किए इसके राजा को और अपना एक राज स्थापित कर लिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, तो राष्ट्रकूट राजवंश आप देखेंगे इनका समय काल 735 से लेके 773 भी दिखाया जाता है। कई इतिहासकार 973 और कई इतिहासकार उसको 982 ईस्वी भी मानते हैं। फ्रेंड्स बताएंगे ऐसा क्यों। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वह दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग 735 ईस्वी में क्या करते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। अपनी राजधानी जो होते वो बनाते हैं, वह कहाँ बनाते हैं, मानखेत में बनाते हैं। अब फ्रेंड्स दक्षिण भारत और गुजरात से 75 शिलालेख मिले हैं। उन 75 शिलालेखों में से 8 शिलालेख में राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं राष्ट्रकूटों के विषय में। अब यह जो राष्ट्रकूट राजवंश थे अपने को सात्यकी वंश का बताते हैं। फ्रेंड्स आप लोग अगर महाभारत देखे होंगे सीरियल या पढ़े होंगे तो उसमें सात्यकी जो थे वह थे, आप देखेंगे नारायणी सेना थी, यानी भगवान कृष्ण की एक सेना थी नारायणी सेना। उसमें 7 प्रमुख जो कह सकते हैं उसमें प्रशासक थे, यानी कि सेना प्रमुख थे। नारायणी सेना के 7 सेना प्रमुख थे, उसी में के कौन थे, सात्यकी थे। उसी सात्यकी का वंशज ये लोग राष्ट्रकूट लोग उसी सात्यकी वंश का वंशज अपने आप को बताते हैं। आगे फ्रेंड देखते हैं कि हलायुद्ध द्वारा रचित एक बुक है कवि रहस्य, उसमें भी सात्यकी वंशज का राष्ट्रकूटों को बताया गया है कि ये लोग सात्यकी वंश के, किसमें, हलायुद्ध लेखक है, उनकी एक बुक है कवि रहस्य। और फ्रेंड्स अब इस वंश में यानी कि राष्ट्रकूट वंश में जो महत्वपूर्ण राजा हुए या शासक हुए वह कौन थे, कृष्ण प्रथम। यह कृष्ण प्रथम साहब क्या थे, एलोरा की जो गुफा है वह उस एलोरा के गुफा को काट के उसमें क्या क्या गुफा बनवाए, चट्टान को, एलोरा के चट्टान को काट के क्या बनवाए, गुफा बनाया। उसमें वह क्या है, इसी में क्या बनाया, ये लोग कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए। यह कैलाश मंदिर की खासियत यह है कि इसमें क्या किया गया है, यह एकाश मंदिर है, यानी कि एक ही पत्थर से काट के इस एलोरा के कैलाश मंदिर को क्या किया गया है, बनाया गया है। फ्रेंड्स अब देखेंगे, अब राष्ट्रकूट का जो अगला महत्वपूर्ण शासक होता है वह ध्रुव प्रथम होते हैं। अब ध्रुव प्रथम साहब जो होते हैं वह क्या करते हैं, कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए एक त्रिपक्षीय क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, यानी त्रिपक्षीय लड़ाई संघर्ष में भाग लेते हैं और प्रतिहार नरेश किसको, वत्सराज यमपाल नरेश धर्मपाल को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। आपसे बार बार पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय जो
लड़ाई हुआ था, उस त्रिपक्षीय लड़ाई में राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक भाग लिया था? तो कौन लिया था फ्रेंड्स? ध्रुव प्रथम लिया था। अब बात करेंगे काफी महत्वपूर्ण शासक अमोघ वर्ष प्रथम की बात, जो कि 814 से लेकर 877 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। अमोघ वर्ष जो थे यह सबसे पुरानी ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के कुछ खंडों की क्या किए? रचना किए, इसीलिए महत्वपूर्ण है, यानी कि काफी पढ़े लिखे थे। उसके बाद हम आएंगे राष्ट्रकूट का जो अंतिम प्रमुख शासक हुआ वह कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय साहब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके दरबार में कन्नड़ भाषा के जो कवि पोन साहब रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रकूट शैव वैष्णव जैन या बौद्ध धर्म से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। और फ्रेंड्स देखेंगे सबसे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह है एलोरा एलिफेंटा की जो महाराष्ट्र में जो गुहा मंदिर का निर्माण हुआ वह किस शासनकाल में हुआ? वह राष्ट्रकूटों के शासनकाल में ही हुआ, इस वंश ने ही कराया। अब इसकी खासियत क्या है? यानी कि यह जो एलोरा एलिफेंटा के महाराष्ट्र की गुहा मंदिर है यह क्या है? आप देखिएगा कि राष्ट्रकूटों की स्थापत्य कला के नमूने हैं। बात कर लेते हैं एलोरा गुफा की, जहां से एग्जामिनेशन हॉल में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें 34 गुफाएं हैं। जो 1 से लेकर 12 तक गुफा है वह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। जो 13 से लेकर 29 तक है वह हिंदू धर्म से है। जो 30 से लेकर 34 तक है वह जैन धर्म से है। अब यह एलोरा जो गुफा है सबसे पहले नजर में कब आया? इन गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थे थोबियन साहब। वहीं थोबियन साहब ने 17वीं शताब्दी में क्या किया? इनका उल्लेख किया। अब फ्रेंड्स इससे 2 पॉइंट और देख लेते हैं कि रावण की खाई, दशा अवतार, कैलाश गुफा आदि मंदिर एलोरा में मिला है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कल्याणी के चालुक्य। अब यह जो कल्याणी के फ्रेंड्स चालुक्य थे, यह कल्याणी के चालुक्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में उभर के आते हैं और इसके जो संस्थापक होते हैं वह कौन होते हैं? तैलप द्वितीय साहब होते हैं। अब यह जो कल्याणी के चालुक्य मैप से हम देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य यानी कि पतन होता है किसका? राष्ट्रकूटों का। और कल्याणी के चालुक्य का क्या होता है? उदय होता है। उससे पहले बताया कि तापी के चालुक्य का पतन होता है और राष्ट्रकूटों का उदय होता है। जब राष्ट्रकूटों का पतन होता है तो कल्याणी के चालुक्य का क्या होता है फ्रेंड्स? उदय होता है। अब फ्रेंड्स यहां हम देखेंगे कि तैलप जो द्वितीय साहब थे वह 973 ईस्वी में क्या करते हैं? वह कल्याणी के चालुक्य वंश की क्या करते हैं? स्थापना कर देते हैं फ्रेंड्स। और अपनी राजधानी कहाँ? मान्यखेट जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, बाद में इनकी राजधानी ट्रांसफर होकर कहाँ चली जाती है फ्रेंड्स? वह चली जाती है कल्याणी में चली जाती है। अब इनसे तैलप द्वितीय साहब से संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। यह तैलप द्वितीय साहब थे वह अश्वमाल की उपाधि धारण करते हैं। तैलप द्वितीय साहब के दरबार में प्रबंध चिंतामणि के लेखक मरुतुंग रहते थे। मरुतुंग साहब थे जो प्रबंध चिंतामणि के लेखक है, वह किसके दरबार में रहते थे? वह कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब फ्रेंड्स अब देखेंगे इस वंश से जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ वो विक्रमादित्य षष्ठम हुआ। अब फ्रेंड्स देखेंगे इस वंश से जो और सारे महत्वपूर्ण तैलप द्वितीय के बाद शताश्रय क्या होते हैं? शासक बनते हैं। शताश्रय के बाद उनका भतीजा विक्रमादित्य पंचम बनता है। विक्रमादित्य पंचम के बाद जयसिंह द्वितीय बनता है। जयसिंह द्वितीय के बाद सोमेश्वर बनता है उनका पुत्र। सोमेश्वर के बाद उनका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय बनता है। उसके बाद सोमेश्वर द्वितीय के बाद विक्रमादित्य षष्ठम बनते हैं। विक्रमादित्य षष्ठम के बाद सोमेश्वर तृतीय बनता है। उसके बाद जगेदक मल बनता है। जगेदक मल के बाद तैलप तृतीय बनते हैं। उसके बाद उनका भाई जगेदक मल तृतीय बनता है। उसके बाद उनका भतीजा सोमेश्वर चतुर्थ बनता है, यानी कि सोमेश्वर चतुर्थ इस वंश का सबसे लास्ट शासक होता है। अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स यानी कल्याणी वंश के सबसे महान सबसे शक्तिशाली शासक विक्रमादित्य
सिस्टम का। विक्रमादित्य सिस्टम जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। इसी के समय क्या होता है फ्रेंड्स, जो मिताक्षरा यानी हिंदू विधि ग्रंथ की रचना है, जिसका रचना विज्ञानेश्वर साहब किए हैं, इसी के समय हुआ था। अब विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हन ने की थी, जो कि विक्रमादित्य क्या है, यह जो विक्रमांक देवचरित की रचना जो बिल्हन की थी, यह विक्रमांक देव में आप देखेंगे कि विक्रमादित्य सिस्टम के जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। अब फ्रेंड्स, यह विक्रमादित्य जो सिस्टम थे वह विक्रमांक और त्रिभुवन मल की उपाधि धारण किए। सबसे बताए थे फ्रेंड्स कि जो सबसे आखिरी इनका शासक होता है वह होता है सोमेश्वर चतुर्थ होता है, जिनका शासनकाल 1184 से लेकर 1200 ईस्वी तक होता है। उसके बाद हम तीसरा राजवंश जो काफी महत्वपूर्ण राजवंश है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बात करेंगे हम चोल राजवंश का। यह चोल जो राजवंश है, यह चोल आप देखेंगे कि पल्लव का क्या होता है, पतन होता है, पल्लव का पतन होता है और चोलों का क्या होता है, उदय होता है फ्रेंड्स। यानी कि चोल वंश का संस्थापक कौन होते हैं, विजयालय साहब होते हैं। विजयालय साहब होते हैं जो 850 से लेके 887 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चोल वंश के वास्तविक संस्थापक नहीं हैं, क्योंकि जो विजयालय साहब होते हैं वह किसके अधीन काम करते हैं, पल्लवों के ही अधीन काम करते हैं। पल्लवों के अधीन यह अरयूर का शासक रहते हैं और उसके अधीन ही काम करते हैं। और देखेंगे आपकी इस चोल वंश में कितने शासक होते हैं, 20 महत्वपूर्ण शासक होते हैं। उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पढ़ेंगे। यह विजयालय साहब जो थे वह किसकी उपाधि धारण करते हैं, वह नरकेसरी की उपाधि धारण करते हैं। अब फ्रेंड्स बता दें कि जो विजयालय साहब थे वह किसके अधीन काम करते हैं, पल्लवों के, यानी कि अपना स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बनाते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र जो बनाता है वह कौन बनाता है, आदित्य प्रथम साहब। यानी कि विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम साहब ने क्या किया, पल्लवों पर विजय प्राप्त की। विजय के उपरांत क्या करते हैं, अपना एक स्वतंत्र राज स्थापित करते हैं और किसकी उपाधि धारण करते हैं, कोंडराम की उपाधि धारण करते हैं। कौन, यानी कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय के पुत्र कौन, आदित्य प्रथम। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि जो इसकी राजधानी होती है वह कहाँ होती है, तंजौर होती है, तंजौर होती है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें बहुत सारा राजधानी है। सबसे पहले जो विजयालय साहब होते हैं वह अरयूर के शासक रहते हैं, किसके अधीन काम करते हैं, पल्लवों की। उसके बाद उन लोग का राजधानी कहाँ बनता है, तंजौर बनता है। तंजौर के बाद उन लोग का राजधानी कहाँ बनता है, गंगैकोंड बनता है। गंगैकोंड के बाद उनका राजधानी चोलपुरम बनता है। चोलपुरम के बाद उनकी राजधानी कहाँ बनता है, कांची बनता है। इस तरीके से देखेंगे कि उनकी जो राजधानियों की संख्या है वह 6 हो जाती है। इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है फ्रेंड्स। यह आप कालक्रम के अनुसार राजधानियों को मैंने लिखा है, आप कॉपी कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आदित्य प्रथम के बाद जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं चोल वंश का, वो होते हैं परांतक प्रथम। परांतक प्रथम साहब 907 ईस्वी में शासक बनते हैं, 955 ईस्वी तक शासक रहते हैं। ये क्या करते हैं, चोल साम्राज्य का विस्तार करते हैं, यानी कि चोल साम्राज्य को बढ़ाते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए इनको परांतक को वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, चोलों का वह माना जाता है परांतक प्रथम को माना जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे परांतक के बाद राजराज प्रथम चोलों के शासक बनते हैं और तंजौर में क्या करते हैं, राज रामेश्वर शिव मंदिर का फ्रेंड्स निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं, राज रामेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद यह जो राज प्रथम होते हैं वह सिहली, जो आज श्रीलंका कहा जाता है, उस सिहली पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और वहाँ के जो शासक होते हैं महीन पंचम को भागने के लिए विवश कर देते हैं। अपने मौत के डर से महीन पंचम जो होता है भाग जाता है और यह सिहली यानी श्रीलंका पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। उसके अधिकांश भागों पर क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, अधिकार कर लेते हैं और अपने साम्राज्य में क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अब श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए क्या करते हैं, नौसेना का गठन करते हैं। कौन, यह राज प्रथम।
राजराज प्रथम के बाद फ्रेंड्स कौन शासक बनता है? उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक बनता है। और राजेंद्र प्रथम जो साहब होते हैं यह चोलों का सबसे प्रतापी शासक होते हैं, यानी कि सबसे महान सबसे प्रतापी राजा सिद्ध कौन होते हैं? वह राजेंद्र प्रथम होते हैं चोलों के। अब यह क्या करते हैं? इसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया और तत्पश्चात गैंगकोड की उपाधि क्या किया? धारण किया। गैंगकोड चोलपुरम शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। आपको बताया कि कैसे उदयपुर, तंजौर, गैंगकोड, चोलपुरम, कांची कैसे राजधानी होता है। तो यह राजेंद्र प्रथम साहब जो होते हैं यह सबसे प्रतापी शासक होते हैं। पाल शासक महिपाल को क्या कर देते हैं? पराजित करते हैं। अपना राजधानी कहाँ ले जाते हैं? अपनी राजधानी गैंगकोड, उसके बाद चोलपुरम शहर 2 बसाते हैं और राजधानी वहीं अपना ले जाते हैं और एक उपाधि भी धारण करते हैं, गैंगकोड की उपाधि धारण करते हैं। फ्रेंड्स अब देखेंगे राजेंद्र प्रथम ये भी अपने पिता के नक्शो कदम पर चलते हैं। इनके पिता जो राजराज प्रथम है वो भी अपना एक जो राजदूत होता है वह चीन भेजते हैं। ये भी अपना एक राजदूत कहाँ भेजते हैं? चीन भेजते हैं। उसके बाद यह नौसेना पर काम करते हैं और इनकी जो नौसेना होती है राजेंद्र प्रथम की, सबसे पहले नौसेना गठन कौन करते हैं? इनके पिता यानी राजराज प्रथम करते हैं। उसके बाद उस नौसेना को यह काफ़ी शक्तिशाली बनाते हैं, काफ़ी मजबूत बनाते हैं उस नौसेना को। उसके बाद देखेंगे इनके शासनकाल में चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया जाता है और उस निर्माण में गंगा का पानी भरा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि उस समय भी गंगा की महत्ता थी। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो बनते हैं वह राजेंद्र द्वितीय शासक बनते हैं। जो महत्वपूर्ण शासक बनते हैं वो कौन बनता है? राजेंद्र द्वितीय बनते हैं शासक। और राजेंद्र जो द्वितीय है वह किसकी उपाधि धारण करते हैं? परकेसरी की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद एक और शासक होते हैं वीर राजेंद्र, वह किसकी उपाधि धारण करते हैं? वह राज केसरी की उपाधि धारण करते हैं फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि चोल काल में शिव के नटराज के रूप में कांसे की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ होता है। आज हम नटराज की जो मूर्ति देखते हैं यानी कि नित्य मुद्रा में शंकर भगवान की जो मूर्ति देखते हैं वह कहाँ से प्रारंभ होती है? वो चोल काल में ही वह कांसे की मूर्ति बनना क्या होती है? प्रारंभ होती है। आप देखेंगे कि एक शासक होते हैं कोलतुंग प्रथम। वह कोलतुंग प्रथम साहब 1077 ईस्वी में क्या करते हैं? अपने 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल कहाँ भेजते हैं? चाइना भेजते हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम एक एक अपना राजदूत कहाँ भेजते हैं? चीन। तो ये क्या करते हैं? उनसे 2 कदम आगे निकल के यानी कि कोलोतुंग प्रथम साहब 2 कदम आगे निकल के 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल कहाँ भेज देते हैं? चीन भेज देते हैं। उसके बाद जो बताए थे आपको कि राजराज प्रथम जो है सिंहल यानी श्रीलंका पर अधिकार कर लेते हैं। अब यह जो कोलोतुंग साहब होते हैं यह क्या करते हैं? सिंहल यानी श्रीलंका को क्या करते हैं? पूर्ण स्वतंत्रता दे देते हैं और अपनी बेटी का विवाह जो होते हैं वह सिंहल के एक राजकुमार होते हैं उसी राजकुमार से कर देते हैं। यानी श्रीलंका के एक राजकुमार से अपने बेटी का विवाह कर देते हैं कोलोतुंग प्रथम साहब। अब इसमें जो काफ़ी VBI क्वेश्चन आता है वह आता है कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भारत में कहाँ से होता है? वह चोल काल में ही प्रारंभ होता है। यह काफ़ी VBI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और चोलों द्वारा बेगी के चल्लुक के साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है। अब देखेंगे जो चोल होते हैं यह पल्लवों के पतन के बाद शासन करते हैं, उसके बाद इनके साथ संबंध और राजनीतिक संबंध स्थापित कर लेते हैं बेगी के चालुक्य के बाद, और एक बड़ा सा देखिएगा कि क्षेत्रीय लोग विजित कर लेते हैं। अब उससे संबंधित कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे जो उस समय चोलों के काल में जो उर थी वह सर्वसाधारण की लोगों की सभा को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? उर कहा जाता था। और नगरम व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। और उस समय जो कर टैक्स लिया जाता था वह 1/3 भाग लिया जाता था। उस समय का जो फेमस सबसे बंदरगाह था वह कौन था? कावेरी पट्टनम था। कुलंजू फ्रेंड्स सोने के सिक्कों को उस समय क्या कहा जाता था? कुलंजू कहा जाता था। उसके बाद परैया यानी कि जो आज हम अछूत शब्द हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, अछूत किसके लिए यूज किया जाता? अछूत के लिए क्या यूज किया जाता था? परैया कहा जाता था अछूत को। और उस समय आप देखेंगे कि आम वस्तुओं के आदान प्रदान में आप देखिएगा कि धान का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद नाडु के स्थानीय सभा को नाटुर, नगर के स्थानीय सभा को नगर अस्तर कहा जाता था।
और उस समय दो विष्णु के उपासक को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते, अलवार कहा जाता था, और शिव के उपासक को क्या, नैननार कहा जाता था। अब उस फ्रेंड्स कुछ देखेंगे, जैसे मंगलम सबसे बड़ा राज का होता था, उसके बाद कोट्टम होता था, उसके बाद नाडु होता था, नाडु का मतलब जिला होता था, और नाडु होता था फ्रेंड, नाडु के बाद नाडु को जिला कहा जाता था, आज का जिला समझ सकते हैं। कुरम जो होता था वह ग्रामीण क्षेत्र होता था, यानी कि गांव होता था। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि यह तमिल साहित्य के इतिहास में यह जो चोल काल हुआ, वह चोल काल को तमिल साहित्य के इतिहास में क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तमिल साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, चोल वंश को ही कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे तमिल साहित्यों का क्या हुआ, इसमें निर्माण हुआ, इसमें कवियों को बहुत सारा प्रोत्साहन दिया गया। फ्रेंड्स अब देखेंगे चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे, कुछ भूमि थी उनका अलग अलग प्रकार था, उनका नाम भी अलग अलग था। चोल काल में बेलबगाई जो थी वह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था, बेलबगाई कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दी जाती थी राजाओं द्वारा, वह क्या कही जाती थी, ब्रह्मादेय कही जाती थी। और किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि थी उसको क्या कहा जाता था, साला भोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, साला भोग उसको कहा जाता था। और देवदान या तिरुमडकनी, यह मंदिर को जो उपहार में भूमि दी जाती थी उसको देवदान या तिरुनमटडकनी कहा जाता था। थोड़ा सा नाम दो चार बार लीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता, पलीचदम कहा जाता था। फ्रेंड्स इस वीडियो को दो चार बार आप देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे, मेरा पिछला वीडियो देखिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बिना टेंशन के पढ़ते रहिए, रिजल्ट अवश्य होगा। धन्यवाद।